नीतीश कुमार, बहुत कम मौके ऐसे होते हैं कि सरकार आप ही की, मुख्यमंत्री आप ही, लेकिन स्ट्रेटजिकली एक ऐसा निर्णय लिया जाए जिसमें हम मुख्यमंत्री अब नहीं रहेंगे। और इन सब के बीच शायद नीतीश कुमार जी की पहचान देश में एक ऐसे एकमात्र नेता के तौर पर इस दौर में उभरी जो शख्स प्रधानमंत्री बनने की दिशा में बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी ने वैचारिक तौर पर सीधा विरोध किया और सामान्य तौर पर सत्ता के साथ टिके रहने की सियासत साधने का हुनर इस देश के नेताओं में रहता है, लेकिन बार बार ये सवाल उठा कि नीतीश जी ने जो कदम उठाए वो उन्हें सत्ता से दूर ले जा रहे हैं, फिर भी उन्होंने क्यों उठाए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि नीतीश जी ने क्या खोया, क्या पाया। नीतीश जी, खोया क्या आपने? बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया। लेकिन जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है, इसमें कुछ पाने की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, और जब पाने की आकांक्षा नहीं है तो खोने का कहाँ प्रश्न पैदा होता है। इसलिए कुछ पाने के लिए या खोने के लिए राजनीति करना, वो मेरे ये छात्र जीवन से ही मैं समाजवादी विचारधारा से प्रभावित रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के बारे में जानने की या उनको पढ़ने की कोशिश नहीं की। हम लोगों के दौर में यूनिवर्सिटीज़ में जो खासकर स्टूडेंट मूवमेंट होता था, उसमें सिद्धांत पर, आइडियोलॉजी पर काफ़ी चर्चा होती थी। ये वो दौर था। और फिर बिहार में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, बाद में जेपी का नेतृत्व मिला और एक बहुत बड़े जन आंदोलन का रूप उसने धारण किया, जिसको हम जेपी मूवमेंट से रूप में जानते हैं। तो उस समय तो हम लोगों के मन में यह भी बात नहीं थी कि कभी चुनाव लड़ेंगे। सत्ता की बात तो बाद में आती है। इसलिए जो बुनियादी, जिसको कहिए ट्रेनिंग, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की जो हुई है, वो इस रास्ते की ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए बहुत लोगों को ये बात विचित्र लगती है। कई लोग कहते हैं ये अटपटा निर्णय, कोई सब कुछ ठीक हो, यानी सत्ता के लिहाज से व्यावहारिक राजनीति जिसको कहते हैं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के हिसाब से या पावर पॉलिटिक्स के हिसाब से। पावर पॉलिटिक्स में लोग ये न के न प्रकारे न सत्ता की कुर्सी पर बैठना चाहते, चाहे इसके लिए जो कुछ भी कहना पड़े। और मेरे हिसाब से आज की राजनीति में जो सबसे बड़ा संकट है वो कथनी और करनी के फर्क का। पावर में जाना है तो कुछ भी कह दो, जिससे भी लोगों को अच्छा लगे, लोग आपको वोट दे दें, वो कह दो। और फिर जब करने का वक्त आए तो पूरे मामले को डाइवर्ट करो, दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये कथनी और करनी का फ़र्क है। अगर आप हमसे पूछिएगा तो ये सबसे बड़ा संकट है। क्या खोया, क्या पाया, ये महत्वपूर्ण नहीं। क्या होना चाहिए आखिर इस देश में? नहीं नीतीश जी, जैसे ही आपने कहा कि कुछ पाने की इच्छा नहीं थी तो खोने का क्या गम, या खोएंगे क्या, मतलब ये आप गीता का वचन में आ गए हैं। कृष्ण भी ऐसे ही कुछ अर्जुन को समझा रहे थे, उस भाव में आप आ गए हैं। लेकिन सियासत अगर कर रहे हैं और जो बिसात बिछ रही है, उस बिसात में बीजेपी आपको मंजूर, नरेंद्र मोदी मंजूर नहीं, ये वाकई पूरा देश नहीं समझ पाया। नहीं, अगर कोई समझना चाहे तो जरूर समझेगा। लेकिन हुआ ये है कि अभी का एक ऐसा दौर चला है इस देश में कि कुछ भी देखने और समझने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं। बीजेपी के साथ हमारा सहयोग हुआ, उसके साथ चले, वर्षों तक एक साथ हम लोग मिलकर तालमेल कर चुनाव लड़े। केंद्र की सरकार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी, उसमें रहे। या बाद में बिहार में जो परिवर्तन आया,
उसका नेतृत्व करने की जवाबदेही मेरे ऊपर थी। साथ काम किया, ये सब बातें अपनी जगह पर सही, लेकिन जो दो बुनियादी फर्क है उसको लोग नज़रअंदाज करना चाहते हैं, और वो ये है कि उस समय जो भारतीय जनता पार्टी थी, हम लोगों के साथ जब शुरुआती बातचीत 95 में, तो मैं उनके सम्मेलन में गया था, आदरणीय अडवाणी जी ने इनवाइट किया था। जॉर्ज साहब उन दिनों मुंबई में बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था जसलोक अस्पताल में, मैं भी वहाँ था देखने के लिए। उसी समय अडवाणी जी आए थे उनको देखने के लिए, और उनका सम्मेलन 95 में मुंबई में था। वो जो जसलोक अस्पताल है उसके ठीक पीछे वो रेस कोर्स का मैदान है, वहीं होना था। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ हैं तो हमारे सम्मेलन में प्लेनरी सेशन में बतौर गेस्ट आई। तो फिर हमने उनको छोड़ने नीचे तक गए, जॉर्ज साहब को उन्होंने कहा कि नहीं आप जाइए। लेकिन कोई उस समय अलायंस की बात या इसकी नहीं थी। 96 में पहली बार तालमेल करके हम लोग चुनाव लड़े, और उसी समय, और उसके बाद जब 98 में सरकार बनी, वो तो 13 दिन में सरकार चली गई थी। 98 में जब सरकार बनी अटल जी के लीडरशिप में, तो उस समय ये बात तय हो गई थी कि कुछ जो विवादित मसले हैं उनको अलग रखा जाएगा। जो 3 मसले हैं आप सब जानते हैं, चाहे वो अयोध्या का मसला हो, आपसी बातचीत से तय होगा या कोर्ट के फैसले से तय होगा। आर्टिकल 370 को हटाने की बात नहीं होगी, और तीसरी बात थी कॉमन सिविल कोड थोपने की बात नहीं होगी। ये सारी बातें थी, चलती रही बात। लेकिन इसके बाद, और जो भारतीय जनता पार्टी का उस समय का लीडरशिप था अटल जी का, उस लीडरशिप में सबको एकोमोडेट करके, लोगों के विचारों की कद्र करते हुए देश में कोalition सरकार का संचालन बखूबी करके उन्होंने दिखाया, बगैर किसी का दिल दुखाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और कई क्षेत्रों में बहुत सारे काम हुए। फिर भी खैर वो सरकार 2004 में तीसरी बार वो नहीं जीत सकी, एक अलग बात है। लेकिन इस दौर में जो बातें हुई, जब अटल जी की सरकार थी, तो उस समय एक बात आप गौर से देखेंगे कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके जो वैल्यूज थे, मूल्य थे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आघात नहीं हुआ। लेकिन अब जो एक नए अवतार में भारतीय जनता पार्टी सामने आने लगी, और ये दिख गया कि ऊपर से भले ही विकास की बात होगी, लेकिन नीचे समाज को बांटने की कोशिश होगी। तो मुझको लगा कि अब सत्ता में बने रहने के लिए, यानी ये तो सुविधा की राजनीति हो गई। तब तो मेरे सामने प्रश्न था कि हम सैद्धांतिक आधार पर चलें, इसका नतीजा चाहे जो कुछ भी हो। जिस समय हम लोग निर्णय ले रहे थे उस समय भी हम लोगों ने कहा, और ये एक व्यक्ति के कारण नहीं, पूरे तौर पर जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी बढ़ी, और माफ़ कीजिएगा अभी भी जो कुछ भी होने वाला, कुछ चीज़ें दिख रही हैं, बोलने में क्या दिक्कत है? ऊपर से तो विकास की बात होती रहती है, सबका साथ, सबका विकास, ये सारी बातें होती। लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, उस तरफ लोगों को ध्यान देना चाहिए जो कुछ भी हो रहा है। नहीं नीतीश जी, लोगों के जहन पे ये बात है, धारा 370 हो, कॉमन सिविल कोड हो, अयोध्या हो, नरेंद्र मोदी ने भी सत्ता में आने के बाद उसे छुआ नहीं है। और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, हमें याद आ रहा है 2003 कंधमाल में क्या हुआ था, स्टेन्स की हत्या हो गई थी। दारा सिंह कौन था? बजरंग दल का शख्स था। किसकी सरकार थी दिल्ली में? वाजपेयी जी की सरकार थी, आप साथ खड़े थे। उस दौर में नहीं हो रहा था, ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, लेकिन नॉर्थ बात ईस्ट में क्या हो रहा था? कन्वर्सेशन खूब चल रहा था, ईसाइयों से कहीं ठीक बात कन्वर्ट है, किया जा रहा था। ठीक बात है। लेकिन उस समय जो केंद्र की सरकार थी उसकी भूमिका क्या थी, इसको भी देखना चाहिए। या उसके पहले भी अटल जी ने तो खुद कहा था कि राजधर्म का पालन होना चाहिए। देखिए, एक वही दौर है, और उसके बाद से तो एक तरह से उनकी पॉलिसी बदल गई। उनको लगा कि अब ये कट्टरपंथ की ओर जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब तक नेतृत्व था, वो उदारपंथी था, और बाद में ये कट्टरपंथी नेतृत्व है। तो इसका अंदेशा आपको पहले हो गया था कि ऐसा होगा? बिल्कुल सामने अब दिख रहा था कि अब किसी के हाथ में कुछ नहीं है।
आखिरकार हमारी बातचीत तो सब लोगों से होती रहती थी और सब लोग इस बात को अब महसूस कर रहे थे। मैं उन बातों को जो अब राजनीति में हम लोग अलग हो गए, अब ये मेरा काम नहीं है कि किसने उस समय क्या कहा और कौन क्या महसूस कर रहे थे, ऐसा कह करके उनकी स्थिति को हम खराब थोड़ी करना चाहेंगे, उसमें हमारा विश्वास नहीं। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि आप लोगों का फैसला ऐसा हुआ, तो ये फैसला हुआ, इसके बारे में कोई हठात का फैसला नहीं है और हम लोगों को मालूम था कि ये दौर हो सकता है जिसमें हमें सफलता न मिले, लेकिन सफलता नहीं मिली, ये ठीक है। नहीं नीतीश हम जी, विफल हुए, ओके, एक दौर में विफल हो गए, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर सफल होते, मान लीजिए कि हम साथ रहते, बहुत सफल होते, तो आज क्या होता? आज सारे कॉम्प्रोमाइज कीजिए और देखिए भाई, राजनीति में सेवा के भाव से आए, कोई नौकरी करने तो आए नहीं कि आपको जगह मिली हुई है, जगह आपकी जारी रहेगी, आगे भी जारी रहेगी, 5 साल तक जारी रहेगी, तो ये क्या कोई सरकारी नौकरी करने के लिए हम लोग आए? तो कॉम्प्रोमाइज तो आप कर रहे तो हैं। कॉम्प्रोमाइज कैसे था? वो वहाँ के उस समय के तत्कालीन परिस्थितियों के लिए ये आवश्यक था, हम लोगों ने किया। नहीं, मौजूदा लेकिन वक्त अब में भी आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये तो समझने वाली बात है ना। हम कोई अपनी जो विचारधारा है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। नहीं नीतीश जी, विचारधारा के एक तरह से कह सकते हैं व्यवहार, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, उसमें किसी का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और हो, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, हमने कोई समझौता नहीं किया। नहीं नीतीश जी, एक और बात बिहार बताइए, में बिहार की- में 8.5 वर्षों तक हमने काम किया, उसमें 7.5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ थी। हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नहीं आप किया सही कह रहे हैं, गवर्नेंस में। आपकी चाहे कोई भी निर्णय लेना हो, वो एजेंडा फॉर गवर्नेंस का भी निर्माण करना हो, तो उसमें भी समाज के सभी तबके के लिए हमने काम किया, बिहार के विकास के लिए काम किया। वह भी एक उदाहरण है। देखिए, न्यूनतम रिसोर्सेज के आधार पर जो बिहार में डेवलपमेंट का काम हुआ, और वो डेवलपमेंट का काम हुआ, हमने शुरू से ही कहा था। 2005 में जब न्याय यात्रा पर हम निकले थे, तो एक ही बात हमने कही थी कि भाई, न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे, कानून का राज कायम करेंगे। और आज जो बिहार के लोग बिहार के बाहर बिहार की परिस्थितियों के मुताबिक अपमानित होते हैं, मजाक के पात्र बनते हैं, तो इस तरह का बिहार बनेगा, कम से कम देश में कहीं जाएंगे तो बिहार के लोग इस कारण कि वो बिहार के रहने वाले हैं या बिहार का बुरा हाल है, उसके चलते कोई वो मजाक के पात्र नहीं करेंगे। उसको हम कहा करते थे कि बिहारी कहलाना अपमान का विषय नहीं होगा, शान का विषय होगा। तो ये तीनों पर काम किया और उसके आधार पर आप इवेल्युएट करिए, कानून का राज कायम हुआ। ग्रोथ विथ जस्टिस हमने कहा, न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की, हर इलाके का विकास, समाज के सभी तबके के कल्याण के लिए काम हुआ और एक से एक नए इनिशिएटिव हुए। और हमने एजुकेशन पर बहुत जोर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर, इन सब चीज़ों के अलावे एजुकेशन पर ध्यान दिया। लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, गरीबी के कारण माँ बाप गांव में स्कूल नहीं भेज पाते थे, लड़कियों को कपड़े चाहिए थे। हमने शुरू किया लड़कियों के लिए पोशाक योजना, उसकी साइकिल योजना। बिहार जैसे सोसाइटी में, जहाँ पटना शहर में कोई लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, गांव गांव से लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जा रही हैं। वो सिर्फ लड़कियां स्कूल थोड़ी पहुंच रही हैं, उनके अरमानों को भी पंख लगे हैं। और दूसरी बात है कि समाज के सोच में, मानसिकता में बदलाव आया है, तो काम करने का मौका मिला, तो हम लोगों ने ये काम किया। नहीं आप तो हम वाकई- तो नहीं, इसी नहीं, तरह आपकी से काम कर सकते हैं। पहचान ही रही सुशासन की। हमारा सवाल सिर्फ, या लोगों के जहन में सवाल है, एक सुशासन के जरिए काम करने वाला शख्स के सामने विचारधारा आ जाती है और विचारधारा के तहत वो सुशासन को छोड़ देता है और कहता है कि ना, अब मैं सीएम भी नहीं रहूंगा और एक बड़ी लड़ाई के लिए मैं कूदने जा रहा हूँ। ये दोनों का अंतर्विरोध क्या है? नहीं, इसको या कोई तो आप काम अंतर्विरोध- करते रहते। देखिए, गवर्नेंस साथ और गुड बीजेपी, गवर्नेंस, नहीं 2005 में आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, बीजेपी आपके पीछे खड़ी थी, ठीक। वो लालू प्रसाद यादव बाहर थे। अब हमें बताइए, आप जो बिहार घूम रहे हैं उसमें आप एक टेप सुनाते हैं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 15-15 लाख रुपए दे दूंगा जब काला धन आएगा। अब हमें बताइए, चुनाव का ऐलान होगा बिहार में और बिहार में बीजेपी के नेता आपका वो टेप चलाएंगे,
लालू यादव, जंगल राज, इनके साथ कभी नहीं जाना है, कुछ भी करूंगा नहीं जाऊंगा साथ में। अब आप सोचिए क्या स्थिति होगी। देखिए, एक बात मैं बता दूं, जंगल राज शब्द का इस्तेमाल हमने कभी नहीं किया था। हम तो आतंक राज बोलते थे, उससे एक स्टेप आगे आतंक राज हम कहते थे। जंगल में भी कुछ कायदे कानून होते हैं, इसके बाद छोड़ दिए, वो तो जंगल राज रट रहे हैं, वो तो कोर्ट का वर्ड था। हम तो उससे एक स्टेज आगे बोलते थे। और जिस दिन जनता दल से जौहर साहब के लीडरशिप में हम लोग 14 MP अलग हुए थे, पटना में जाने के बाद हमने यही कहा था कि इस आतंक राज को समाप्त करके दम लेंगे। किया, दैट इज प्रूव्ड। जिस बिहार के बारे में लोग कहते थे इसको कोई चला ही नहीं सकता, उसको चला कर दिखा दिया। और बिहार में ऐसे काम हुए जिसकी चर्चा देश के दूसरे प्रांतों में हुई, और कुछ मामलों में तो बाहर भी चर्चा हुई। भाई, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। कुछ राज्यों का विकास हुआ जिनके पास पहले से रिसोर्सेज थे। हमारे तो जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, झारखंड बनने के बाद उधर चले गए। और आपको बता दें, जिस दिन झारखंड का निर्माण हुआ 2000 में, उस दिन पूरे झारखंड में खुशी थी और पूरा बिहार शोक में, सदमे में डूबा हुआ था, मायूसी थी। उस बिहार में आप जाएंगे, आज किसी को ठीक से याद नहीं है, छेड़ने पर कहेगा कि हाँ, झारखंड भी कभी बिहार में था, भूल गए लोग। तो ये काम हम लोगों ने करके दिखा तो दिया बिहार में। तो लोगों को ये पता नहीं है कि हम लोग जो कहते हैं उसको करते। तो ये कौन सा प्रश्न है? आखिरकार ये अगर अपने एजेंडा को और समाज को बांटने वाले एजेंडा को लागू करेंगे, उसके पार्ट हम नहीं बन सकते हैं, उसके हिस्सा नहीं बनेंगे। लोगों ने मौका दिया, काम करके दिखला दिया। अब ये कोई जबरदस्ती मेरे जैसे व्यक्ति पर नहीं कर सकता है कि तुमने काम किया है, तुम कॉम्प्रोमाइज करो और काम करते रहो। दोनों काम कैसे होगा? हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा, इसलिए काम किया। आपको लगता है उस आतंक का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? ये आप यकीन मान लीजिए, आगे भी गवर्नेंस के मुद्दे पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आज मेरी बात सुन लीजिए, कुछ भी हो, बिहार की जनता अगर मैंडेट देगी नेक्स्ट इलेक्शन में, तो फिर इसी काम को और आगे बढ़ाकर दिखा देंगे। मुझको ज़्यादा कहने की आदत नहीं, बहुत लोग बहुत बात बोलने के अभ्यस्त हैं। मैं थोड़ा बोलने में संकोची हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। काम करने में विश्वास है, काम करते हैं और काम करके दिखाया भी है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं अनावश्यक वो जिसको कहते हैं कि बिल्कुल प्रचार तंत्र के जरिए छा जाना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई कहे कि प्रचार पर खर्च करो सरकार में रहते हुए, मेरे ऊपर ये भी एक आरोप लगा कि साहब ये तो करते रहिए, तो गांधी जी क्या कह करके गए? डेमोक्रेसी दिया और ये कह कर गए कि जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, जनता से चुन कर आए हैं, वो ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं है, ट्रस्टी हैं। तो हम ट्रस्टी हैं तो देखेंगे ना कि अपनी छवि निखारने के लिए वो गरीब आदमी के टैक्स के पैसे से जो खजाना भरता है, उसको हम पानी की तरह बहा दें। और दरअसल पानी की तरह बहा है पैसा क्या? पानी बहाने में भी मोह लगता है। जिस तरह से पिछले चुनाव में, अभी तो खैर चलिए एक आभा मंडल बना हुआ है, कुछ समय के बाद आप ही लोग, मतलब कोई व्यक्ति की बात नहीं करते, एक एक चीज की पूरे तौर पर सर्जरी कीजिएगा। ये कहाँ से इस तरह से होता है? मीडिया को लेके बजट तो आपने भी आते ही बढ़ा दिया था, प्रचार काम बढ़ेगा तो प्रचार बढ़ सकता है। चूंकि दो तरह के विज्ञापन होते हैं, एक होता है स्टैट्यूटरी एडवर्टीजमेंट और एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडवर्टीजमेंट। आप देखिएगा, स्टैट्यूटरी जब काम हो रहा है, 4000 करोड़ का भी एनुअल प्लान नहीं होता था डेवलपमेंट का, वो बढ़ करके अब 40,000 करोड़ का हो गया। तो सड़कें बनेगी, बांध बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, निर्माण के कार्य होंगे, तो उसका तो कानून है। या एक्विजिशन होगा लैंड का, तो उसका निकलेगा, तो पेज दर पेज विज्ञापन, तो स्टैट्यूटरी विज्ञापन बढ़ेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं डेमोन्स्ट्रेटिव विज्ञापन कि आप अपने चेहरे को प्रचारित कर रहे हैं। अरे काम कीजिए, लोगों के दिल में जगह बनाइए। इन सब जगहों पर प्रचार करके एक आध बार बाजी मार ले सकते हैं, बार बार नहीं होता। काट की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती। तो अभी तो हो गया प्रचार के जरिए। तो मैंने एक संदर्भ में उसका उल्लेख किया कि साहब काम किया, ज़्यादा नहीं बोलना है, काम कर देना है। काम तो लोग देखते हैं ना।
नहीं तो अब आपकी हमारे राय यहाँ क्या है? हमारे यहाँ अगर सड़कें बन गई, लोगों के मन से भय निकल गया, ये तो एहसास है ना। शाम होने के पहले लोग घर लौटने की जल्दी में रहते थे, आज किसी को जल्दी नहीं है। 9 बजे रात तक आराम से दुकानें खुली रहती हैं, उसके बाद भी जानते ही हैं धीरे धीरे बंद होता है। तो ये जो एहसास है बिहार में, मन से लोगों के डर निकल गया, ये तो एहसास की चीज है ना। ये तो कोई विज्ञापन की चीज है नहीं, हर आदमी महसूस करता है। अब अगर इसका विज्ञापन न भी करे तो हर आदमी महसूस करता है। कल कितने बजे घर लौटते थे, आज कितने बजे लौट रहे हैं, ये तो एहसास की चीज है। नहीं नीतीश तो जी, ये तो सही लोगों है, के लेकिन ऊपर प्रभाव जो इसका होता है। दूसरा हिस्सा भी है जिसमें लोग अब कहने लगे हैं कि फिर से यादवों से तो डर लगने लगा है। बिहार में ये आवाज आने लगी है, आपको इनकार है इससे? अब भाई एक तरफ चल रहा है कि जात की बात खत्म करो, वो अब लेकिन दूसरी वहां से तरफ ये ये आवाज बात आ कहाँ रही से आ है। रही है? इसका मतलब है क्या आतंक के राज का ट्रांसफॉर्मेशन नीतीश जी के सुशासन के तरीके से हो चुका है क्या? अब आप देख लीजिए, हम जब तक आपको इतना भर एश्योरेंस जरूर दे सकते हैं जी कि अब बिहार उस प्रकार के दौर में लौटने वाला नहीं, हम लोगों के रहते हुए। और आप जिस कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं ना, वो कॉम्प्रोमाइज उस प्रकार का नहीं है। इस तरह के एक्शन का, इस तरह के काम का कहाँ किसी प्रकार का दबाव। और प्रचार के लिए लोग चाहे जो कुछ भी करें। आज अगर वहाँ की सरकार चल रही है, इसको आरजेडी का सपोर्ट है या कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट है, मैं नहीं जानता हूं, मेरी जानकारी में नहीं है किसी प्रकार का दबाव है, किसी प्रकार का दबाव नहीं। इसलिए ये बात कहना, हाँ देखिए, कहने को कुछ है नहीं। स्टेट का चुनाव है, केंद्र का जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो उस समय ये लोग भी प्रचारित कर रहे थे, अरे दिल्ली का चुनाव है, हम लोगों को दे दीजिए, स्टेट का इलेक्शन आवेगा तो उधर ही दे दीजिएगा। अब उनको वोट लेना, तो अब तो कहेंगे जैसी दिल्ली की सरकार बनाए हैं वैसे ही बिहार में सरकार बनाई। तो फिर दूसरे पर हमला करने के लिए तो मेरे खिलाफ और मिलेगा क्या, सिवाय इसके कि इन्होंने उनसे समझौता कर लिया, लालू जी से समझौता कर लिया। इसको छोड़ करके उनके पास और कहने के लिए क्या है? नहीं लेकिन जो भी सवाल समझौता हुआ, नहीं नहीं, नीतीश जी, जिसकी तरफ सवाल आपने इशारा मैंने किया, मैंने ही खुद ही खोल दिया। आपने पहले आकलन कर लिया कि अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो देश में ये हालात होंगे, लेकिन आप ये आकलन लोकसभा के समय नहीं कर पाए कि जनता परिवार उस समय बन जाता तो एक दूसरी स्थिति होती। आज आप बना रहे हैं जब स्टेट के इलेक्शन होने वाले हैं, यूपी में है, बिहार में 2015 में चुनाव है, 2016 में यूपी, आप सब एक मिल रहे हैं। नहीं, क्यों मिल रहे हैं आप? जनता परिवार की बात या दूसरी बात या तीसरे मोर्चे की बात उन दिनों चली थी, लेकिन वो जिसको कहिए वो हो नहीं पाया। हर आदमी को लग रहा था कि चुनाव के बाद क्या हालात होंगे। हम लोगों ने कोशिश कुछ की थी, लेकिन उस बात को याद रखने से कोई फायदा नहीं, ये होना था। अब सबके दिमाग में ये बात आ गई है कि इस तरह से अलग अलग चलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी ठीक ढंग से चल सकती है जब एक को रूलिंग पार्टी के रूप में जनता ने मैंडेट दे दिया तो दूसरी तरफ अपोजिशन भी होना चाहिए। आज जितना भी मजाक लोग उड़ा लें, यानी उनके समर्थक लोग, या इस समय तो एक हवा बनी हुई है, तो जो कुछ भी कहा जाता है वो लोगों को अच्छा लगता है, और दूसरी तरफ कुछ भी हो रहा है तो उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, ये कौन लोग हैं, ये क्या करेंगे, तरह तरह की बात करते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि अगर स्ट्रांग अपोजिशन नहीं होगा तो किसका नुकसान होगा, कौन से हालात पैदा होंगे देश में? तो आज जो कुछ भी हो रहा है कि स्ट्रांग अपोजिशन बनाने की कोशिश हो रही है। चुनाव तो अभी 2019 में है, अभी तो इस सरकार के बने हुए 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन एक स्ट्रांग अपोजिशन तो होना चाहिए। हाउस में स्ट्रेंथ कम है, राज्यसभा में स्ट्रेंथ है आज जो अपोजिशन में लोग हैं, लेकिन अकेले राज्यसभा के स्ट्रेंथ से तो अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है लोगों के बीच में स्ट्रांग होना चाहिए। तो लोग अगर मिलकर, आज जो अलग अलग पार्टी चलाने पर ताकत लगती है, अगर सब मिल जाएं, जो कल एक थे ही, अगर मिल जाएंगे तो अपने अपने राज्यों में और सब मिला करके पूरे देश के पैमाने पर कई राज्यों में
प्रभाव होगा तो धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी और कोई आगे उसके आगे एक बृहत्तर मोर्चा भी बन सकता है दूसरे राज्यों को मिलाकर। कहने का मतलब स्ट्रांग अपोजिशन होना नहीं चाहिए। तो आप ये दावा कैसे कह रहे हैं कि बिहार में वो स्थितियां नहीं आएंगी? आप तो मुख्यमंत्री भी नहीं है। कौन सी स्थिति नहीं आएगी? जंगल राज वाली स्थिति नहीं, नहीं कहाँ आएगी। है? हम आज के बारे में कह रहे हैं। नहीं, हम यही कह रहे हैं कि क्या हम तो आज के बारे में कह रहे हैं। आपकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा बिहार में? भाई, जब जनता मैंडेट देगी तो उस समय के बाद मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, बन रहा है, इसको अगर जनता मैंडेट देगी तो जो हमारे बुनियादी गवर्नेंस के इशूज हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा। और जो आज जो लोग इत्मीनान से जीवन जी रहे हैं, अगर दो पैसा है तो उसको इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, खर्च भी कर नहीं रहे सर, हैं, इस माहौल में कोई सर, परिवर्तन नहीं दो होगा। स्थिति है। एक बिहार की स्थिति है, बिहार में आप मुख्यमंत्री नहीं हैं अभी, रिमोट से चला रहे हैं। स्वेच्छा से। रिमोट से क्यों चलाएंगे? डायरेक्ट चला ही रहे तो रिमोट की क्या जरूरत है? अभी कोई बात हुई? ये कभी कभी विचित्र लगता है इस देश में। नहीं, मुख्यमंत्री कि एक आज पोस्ट है आजकल constitutional, सर। जी जी नहीं, ठीक, हम सही कह रहे हैं। हम Constitutional उसी post उसी है। में जोड़ते हुए कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री के पद पर तो हम थे ही, मैंडेट भी था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस चुनाव के बाद रिजल्ट जिस दिन आ रहे थे उस दिन जरूर मेरा इस्तीफा मांगा था, कहा था कि भाई मैंडेट खो दिया। उनको इस बात का एहसास थोड़ी होगा कि हो सकता है हम इस्तीफा दे ही दें, तो मैंने तो इस्तीफा दे दिया। तो अगले दिन कहने लगे कि भाई ये ड्रामा कर रहे हैं, तो ड्रामा भी साबित नहीं हुआ। एक दूसरी सरकार बन गई, तो अब कहने लगे कि रिमोट से चला रहे हैं। भाई हम तो डायरेक्ट चला ही रहे, तो हमको रिमोट लेने की क्या जरूरत है? और आज का युग रिमोट से चलाने का है। अब क्या, ये कोई टेलीविजन का चैनल है, चैनल सर्फिंग करने के लिए रिमोट लिए हुए हैं और सर्फ कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिक्स में रिमोट जैसी कोई चीज तो नहीं आप ही होती। के लीडरान आपको संसद सीधे के भीतर सीधे क्यों कहते हैं कि मोदी जी रिमोट से चल रहे हैं आरएसएस के? अरे वो ठीक है, आरएसएस तो इन सब लोगों का एक कहिए कि मूल संगठन है, वो बृहत्तर संगठन है, उसी के ये सब लोग ब्रांचेज हैं, उनके ब्रांचेज हैं। तो वहां आरएसएस रिमोट से चला रहा है? नहीं नहीं, हम ये थोड़ी बोलते हैं, हम इन बातों में कहाँ उलझते हैं? रिमोट से चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा इससे कोई नहीं उलझना। जो कुछ भी कर रहे हैं, आज जनता ने मैंडेट दिया है, उनको करना है। वो किनके रिमोट से चलते हैं या नहीं चलते हैं, जो बैठे हैं कुर्सी पर, उनका ये काम है, मेरा ये काम नहीं है। और मैं नहीं मानता हूं कि आरएसएस से बीजेपी अलग हो सकती है। आरएसएस का जो विचार है, आरएसएस के जो निर्णय हैं, वो बीजेपी के लिए बिल्कुल ब्रह्म वाक्य जिसको कहते हैं वो हैं। हाँ, एक दौर जरूर था, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पर्सनालिटी ऐसी थी कि उसी समय एक दौर था कि अटल जी के सामने आरएसएस थोड़ा दिखता था कि ये बिल्कुल साइडलाइंड है या वो अहमियत नहीं है। क्योंकि अटल जी की का व्यक्तित्व इतना बड़ा था और उनके जो विचार थे, जो उनका, इसलिए उनको बाकी लोग भी इज्जत करते थे। लेकिन जहाँ तक सवाल आज का है, अब वो बातें, इसलिए तो मैंने कहा कि बिल्कुल नए अवतार में है। अब वो बात ही नहीं है। इसलिए आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क होगा, ये जो सोचते हैं वो बैठ करके बुद्धि विलास करते रहते होंगे, इसलिए ये बात नहीं। लेकिन जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार मर्जर हो रहा है आरजेडी और जेडीयू का, ये सब चीजें तो जब मर्जर होगी तो तय होगा। चेहरा कोई होगा, उसके बाद कोई निकल के आएगा 2015 के चुनाव के लिए। हो सकता है, लेकिन ये सब मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तय करेंगे। ये जनता परिवार का भी कोई चेहरा होगा? अब क्यों नहीं होगा? कोई एक ही जनता चुनाव चिन्ह परिवार होगा? एक नाम से अगर पार्टी बन जाएगी तो आज की स्थिति और उस समय की स्थिति में तो फर्क आ जाएगा। आज तो अलग अलग पार्टियां, लेकिन जब एक पार्टी बन जाती है, अगर जिसकी संभावना है और जिसका प्रयास चल रहा है, तो वैसी स्थिति में जो पार्टी बनेगी वो पार्टी फैसला करेगी बिहार के बारे में भी, कि किसी को सामने रखकर चुनाव लड़ना है, क्या करना है। ये चीज़ें ऐसी नहीं है जिसके चलते कोई कठिनाई होने वाली है। लेकिन मैंने तो सिर्फ एक बात आपको आश्वस्त कर दिया कि साहब, ये जो बुनियादी विषय गवर्नेंस का इशू है, ये गवर्नेंस का इशू रहेगा। लेकिन गवर्नेंस का मतलब होता क्या है? जिस गवर्नेंस का लाभ सबको मिले। आज भी गवर्नेंस है,
अब लाभ किसको मिल रहा है? जनधन योजना में तो 5 करोड़ से ज्यादा खाताधारियों के खाते में एक पैसा नहीं है, लेकिन जो भी पैसा एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ ऋण किनको मिल रहा है? 6-7 हजार करोड़ रुपया आया प्रधानमंत्री जनधन योजना में, लेकिन 6-7 हजार करोड़ रुपए का ऋण किनको मिला? तो देखिए, गवर्नेंस किसके लिए? गवर्नेंस कुछ लोगों के लिए होगा या गवर्नेंस सब लोगों के लिए नहीं होगा? नीतीश जी, तो गवर्नेंस के बारे में भी राय स्पष्ट होनी चाहिए। अब देखिए, आप सब लोग जानते हैं, हमसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं किन चीजों में कटौती हो रही है। हमारे यहाँ पिछली सरकार से ही हम लोगों ने लड़कर लिया था स्पेशल असिस्टेंस 12,500 करोड़ रुपए का इस 5 ईयर प्लान। इस साल जो मिलना था उसमें कटौती हो गई। नेशनल हाईवे जो केंद्र सरकार की सड़क है उसके रख रखाव के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, न के बराबर। पुराना पैसा हमने जो खर्च कर दिया नेशनल हाईवे पर 970 करोड़ रुपए, वो नहीं मिल रहे हैं। मनरेगा जो गरीबों को गांव में रोजगार देता है, उसका जो लेबर बजट होता है वो केंद्र सरकार हर साल हर राज्य के लिए तय करती है। बिहार का जो लेबर बजट तय है उसमें कटौती कर दी गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आदरणीय अटल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए। उसमें जो मंजूर सड़कें हैं, स्वीकृत सड़कें हैं, उसके लिए जो पैसा मिलना चाहिए उसमें कटौती हो गई। आप बताइए ना, कौन सा गवर्नेंस है? किस प्रकार का गवर्नेंस है? किसके लिए पैसा है? तो चुनाव में वायदे तो सब कर दिए जाते, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं वो तो कहानी कुछ और है। नहीं लेकिन आप ही दिल्ली आए थे, आप ही ने दिल्ली में रैली की थी रामलीला मैदान में, हमें याद है, और आपने कहा था जो विशेष राज्य का स्टेटस दे देगा हम उसी के साथ हो जाएंगे। हमने एग्जैक्टली ये बात नहीं कही थी। हमने उसके और पहले एक बिहार को स्पेशल स्टेटस क्यों मिलना चाहिए उस पर एक स्टडी करके बिहार की एक संस्था ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट को जारी किया था लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने, और वो 2009 का जो पार्लियामेंट का इलेक्शन था उसका जो रिजल्ट आ रहा था उसके पहले 2 दिन का वाकया है या 1 दिन पहले का। उसमें हमने ये बात कही थी कि साहब, बिहार से जो जीत कर जाएंगे, जो भी लोग कल रिजल्ट आएगा, उनको ये मुद्दा बनाना चाहिए कि हम साथ देंगे अगर हमें विशेष राज्य का दर्जा हो। तो सब लोगों का दबाव, उस समय तो क्लियर था नहीं किसकी सरकार बनेगी, ये बात कही गई थी। उसको बहुत ही बगैर संदर्भ के इतनी बार कोट किया गया। ये बात हमने नहीं कही, लेकिन हमने इतना जरूर कहा था कि अगर विशेष राज्य का दर्जा देगा तो सिर्फ जो लड़ रहा है उसकी सफलता नहीं होती है, जो सरकार ये निर्णय लेगी उसको भी बिहार में बहुत लाभ मिलेगा। ये बात हमने कही थी, और उस समय की सरकार ने तो कदम भी बढ़ाया लेकिन पीछे कदम खींच लिया। मोदी सरकार अगर दे दे स्पेशल स्टेट मोदी सरकार को तो अब तक दे देना चाहिए था, अगर दे दे तो। अरे नहीं, अरे तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में उनका भाषण है, हम तो उसका ऑडियो सुना रहे हैं आजकल बिहार में। अच्छा, ये भी ऑडियो? साहब जी, ये भी ऑडियो है बिहार में। हम तो स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, वो तो बढ़कर बोले हैं, स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल अटेंशन। दिल्ली में आगे नई बनने वाली सरकार की प्राथमिकता होगी। मैं नहीं जानता हूं, सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 6 महीना बीतने के बाद अगर प्राथमिकता प्रकट नहीं है तो भाई आगे क्या करना है, ये तो बात समझनी चाहिए। वो तो ऑडियो सबको सुना रहे हैं, हम तो सिर्फ स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं। तो पैकेज, अटेंशन, और जो अटेंशन तो सब गिना दिया हमने। नहीं तो इसका मतलब और है, पैकेज भी बता दिया, पहले से मिला हुआ जो पैकेज है उसमें कटौती हो रही है। नहीं तो इसका मतलब ये माना जाए कि आपका पूरा चुनाव प्रचार जो है अब मोदी जी के ऑडियो पर चलेगा, जो कुछ तो चलेगा, माने वही सुनाया जाए। क्यों, और क्यों नहीं बताया सुनाया जाए? जाएगा? कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। चुनाव में अगर बोलते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए और भूल जाने के लिए,
भाई चुनाव में भाषण जो आप देते हैं उस भाषण का कोई मतलब है या नहीं है? यही तो चांद सितारे ला देंगे, अगर आपने बोला है तो आप लाइए। ये सुनाया जाए तो बुरा थोड़ी, तो राजनीति के स्तर को ऊंचा करने का। हम तो कोई जिसको कहते हैं अभद्र भाषा या उसको कहिए कि अनावश्यक किसी के ऊपर दोषारोपण, आरोप प्रत्यारोप, छिछला आरोप लगाना, ये सब काम मेरा नहीं। भाई हम तो कुछ नहीं कह रहे, जो कहे हैं वो करिए, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जनता को बता देना है कि कहते हैं करते नहीं। ये तो उनको देखना। अगर इससे बचना है तो जल्दी से जल्दी काला धन 15-20 लाख रुपया जो बोले हैं सबके खाते में डलवा दें, चाहे नगद ही दे दें, ये तो उनका चॉइस है। कैश देंगे या चेक देंगे, चॉइस इज देयर्स। लेकिन ये बात क्यों नहीं कही जाएगी भाई, आज आप कह रहे हैं कि पता ही नहीं है कितना पैसा है, और चुनाव में अभी गिनती गिन रहे, अभी तक पता चला है 170 मीटिंग में भाषण हुआ। 170 के बारे में तो रिकॉर्ड मिले कि जिसमें ये कहा गया काला धन का एक ही चीज कि साहब इतना पैसा है आएगा और 15 से 20 लाख हर गरीब आदमी को मुफ्त में यूं ही मिल जाएंगे। भाई तो 15-20 लाख मिल जाएंगे, ये सोच करके बहुत लोगों ने वोट दिया होगा, तो अब उनको निराश क्यों कर रहे हैं? दीजिए भाई। जनधन योजना में 5 करोड़ से ज्यादा खाता है जिसमें कोई लेन देन नहीं हुआ, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इसलिए वो वंचित हो गया दुर्घटना बीमा योजना से। भाई 15-20 लाख में रुपए देने में देर होती तो 10-15 हजार रुपया भी खाते में जमा कर देते उन लोगों के, दुर्घटना बीमा योजना का तो लाभ मिलता रहता। अगर आप ये चुनाव में कहेंगे तो चुनाव के बाद ये बात याद नहीं कराई जाएगी। आखिर कौन सी डेमोक्रेसी है? मैंने चुनाव में बोला जाता है कुछ भी मन में आए बोल दें, बोलिए वही जो कर सकते हैं, और अगर कहते हैं तो उसको कर दिखाइए। ये अगर तरीका है हमारा तो इसमें तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं किसी को एतराज होना चाहिए। और अगर हमने कोई बात कही हो और उसको नहीं किया हो, उससे मुकर गए हो, तो ये दूसरे को दिखलाने का पूरा अधिकार है और दिखलाना चाहिए। सर आप तो मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान ही बड़े दुखी थे, निशाने पर ले रहे थे, आज इनके साथ खड़े हैं। नहीं देखिए, आप बहुत बुनियादी बात मान रहे हैं। मुजफ्फरपुर नगर में दंगा हो या कहीं दंगा हो या दिल्ली में हो या दिल्ली में चर्च जले, कुछ भी हो, सब दुखद है। ये देश विविधताओं से भरा हुआ है और विविधता ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है, इसको संजो कर रखना चाहिए। लेकिन इस देश में क्या हो रहा है? इस देश में ऐसी राजनीति हो रही है। एक चीज बताइए प्रसन्न जी, भाई कुल बहुसंख्यक यानी हिंदू समाज की आबादी कितनी है? रफली 85 के आसपास होगी या उससे 2% कम हो या ज्यादा हो। तो भाई जो इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी जो आबादी है, उसको डरवा किससे रहे? अल्पसंख्यक से। ऐसा सुना है, ऐसा कहीं पुरुषार्थ देखा है दुनिया में आपने कि 85% को 15% का भूत दिखवा रहा है, और आप कहते हैं बड़े पुरुषार्थी लोग हैं। मेरी तो बात समझ में नहीं आती है, धीरे धीरे सबके समझ में बात आ जाएगी, सबकी समझ में बात ये आ लोग जाएगी। पहले भी ऐसे ही पुरुषार्थी थे, इस दौर में आप देख रहे हैं। हमारा सवाल सिर्फ इतना था, पुरुषार्थ तो पहले भी वाजपेयी जी के दौर में भी हम लोगों ने देखा था, ये स्थिति इस देश की रही है, ये कोई, लेकिन इस दौर में आप देख रहे हैं वाजपेयी जी ने तो करने की कोशिश की, और कम से कम उनके किसी एक्शन से समाज के किसी तबके को इस बात का एहसास नहीं हुआ था, एलियनेशन का एहसास नहीं हुआ था। इतना तो है, किसी राज्य में कुछ हुए तो उसके लिए सीधे वो जिम्मेवार नहीं हो सकते। जी मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक पत्रकार के तौर पर नहीं है, एक बिहारी होने के तौर पर है, और मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि पहली बार शान से ये कहने का अधिकार कि मैं बिहार से हूं आपने दिया। लेकिन इसके साथ मेरे 2 सवाल हैं। आपने वो दौर मुझे दिखाया जब मैं अंधेरा होने के बाद घर से बाहर क्या छत पर जाना शुरू किया, हम छत पर भी नहीं जाया करते थे उससे पहले। लेकिन जब आपने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से, तब मेरे मन में एक सवाल उठा कि विचारधारा के लिए हमारे विश्वास से विश्वासघात क्यों? क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे, दोबारा चुनाव होगा तो? दूसरा, क्या जेडीयू या नीतीश कुमार का जो सुशासन था वो आरजेडी के उस दौर से पर हावी रहेगा?
देखिए, एक बात आपको हम निश्चित तौर पर और फर्मली ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर जनता मैंडेट देगी तो ये जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, कानून का राज है, इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और आप जैसे आज चल रहे हैं वैसे रहेंगे। रही बात, एक बात इस्तीफा क्यों दिया, अब ये भी विचित्र बात है भाई। मुख्यमंत्री आप छोड़ना तो कोई गुनाह है नहीं, छोड़ना तो कोई गुनाह नहीं। मुख्यमंत्री आप बनेंगे नहीं, भाई वो हमने नीतीश कुमार मजदूरी के लिए मांगी वोट थी था। लोगों से। वो वोट नीतीश कुमार के लिए था। आपको वोट दिया गया था हजूर, हाँ, ये कहा ठीक जा रहा है, ये बात तो समझ गए। मांझी जी को नहीं दिया गया था। नहीं नहीं, ठीक बात है, लेकिन आखिरकार मेरे मन को ये लगा कि साहब हम इस लायक भी नहीं हैं। लोगों का विश्वास कहा कि दिल्ली का चुनाव है। अरे भाई, तो दिल्ली तो बहुत दिन हम रह चुके थे। मैंने दिल्ली के टॉप पोस्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का जो ट्रैक रिकॉर्ड था पार्लियामेंट में रहने का, चाहे कि एमपी के रूप में रहा हो या अटल जी की सरकार में काम करते हुए रहा हो, ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं था कि साहब हम लोगों को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाए। दूसरी बात है कि भाई ये जो पूरी पॉलिटिक्स थी या पॉलिटिकल लाइन था, और जो बिहार में कैंपेन हो रहा था उसको लीड हम कर रहे थे, तो अगर सफलता नहीं मिली तो किसी को मन ओन की करना बात चाहिए। जो है ना खुद ही फैसला कर ले रहे हैं। मोदी जी मन की बात बता देते हैं और आपने फैसला कर लिया। Anyway, कुछ सवाल जी अशोक। नीतीश जी, एक सवाल ये है, आपने कहा नैतिकता का तकाजा था जब आपने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद का, हार को स्वीकार करते हुए, लेकिन आप खबर ये आई कि मोदी का वेलकम ना करना पड़े प्रोटोकॉल के तहत, अगर प्रधानमंत्री के रूप में अगर वो बिहार आते हैं तो आपको लाइन में लग के स्वागत करना पड़ेगा, उनको रिसीव करना पड़ेगा। तो मोदी को फेस नहीं करना चाहते थे आप, ये खबरें उस वक्त आ रही थी, इसलिए आपने इस्तीफा दिया, क्योंकि तो जिस मोदी को आप बिहार नहीं आने देना चाहते थे उस मोदी के स्वागत के लिए आपके खड़े रहना पड़ता। ये एक वजह बताइए। देखिए, ये सब बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि यही बात कहते हैं कि जो कल तो इस्तीफा मांग रहे थे, रिजल्ट आ रहा था, जब इस्तीफा दे दिया तो कहा कि ड्रामा कर रहे हैं, और जब ड्रामा भी साबित नहीं हुआ तो कहे रिमोट से और इस्तीफा कर दिया है, मोदी जी को स्वागत करना पड़े। भला ये भी कोई बात है? मोदी जी से कोई मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? उनका स्वागत करने की जरूरत पड़े तो स्वागत क्यों नहीं करेगा? लेकिन इस तरह का ही जिसको आप कहते हैं कि बहुत ही विकृत व्याख्या उसको कह सकते, तो ये विकृति यूं ही नहीं आई है, यही विकृति पैदा होती है उस विचार से। ये नफरत वाली बात है। आपने कहीं सुना है कि किसी ने छोड़ा हो और उसको छोड़ने वाले को जलील किया जाता है? ऐसा तो कहीं होता नहीं। लोग कुछ भी करके पकड़ना चाहते हैं। हमने कहा भाई अब हमसे काम संभव नहीं है, हमने छोड़ दिया। जी राज सर, अगर आप कहें कि व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, समझ लीजिए विचारधारा की लड़ाई है, क्या आप मानते हैं कि चुनाव के बाद 2014 के चुनाव के बाद ये विचारधारा की लड़ाई मोदी जी जीत गए हैं? ये एक तरह से जो बात मोदी जी कह रहे हैं, ग्रोथ की बात कहते हैं, आप अभी भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, आप अभी भी कहते हैं बिहार आइडेंटिटी की बात करते हैं। क्या आप मानते हैं कहीं ना कहीं भारत बदला है, बिहार भी शायद बदला है, और इस बदलते बिहार या बदलते भारत में मोदी जी आगे निकल गए, आप और जो जनता परिवार है या आपकी जो सोच है कहीं वो हार गई है? ये हम इसको अगर इनकार भी कर दें तो कोई सही मानेगा उसको? नहीं तो आप मानते हैं, नहीं तो आप मानते हैं, तो विचारधारा, अगर ये विचारधारा इसमें तो राजदीप जी कोई प्रश्न ही नहीं है। ये तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। तो आपकी इस विचारधारा दौर हार में गई है? नहीं, विचारधारा कभी नहीं हारती है। अगर एक चुनाव में हम अपनी बात को ठीक से नहीं कह पाए और दूसरे व्यक्ति ने अपनी बात को इस ढंग से रखा कि उन्हें सफलता मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि विचारधारा की हार हो गई। कल लोगों को इसका स्वाद मिलेगा पूरी चीज़ों का, थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हुआ है, पूरा स्वाद मिलेगा तो लोग समझेंगे भाई। इसलिए मैंने पहले कहा कि ग्रोथ की बात या विकास की बात तो ऊपर से कही जाती है, लेकिन नीचे वातावरण को किस तरह से प्रदूषित किया जा रहा है सामाजिक रूप से,
तो इसका लोग नतीजा देखेंगे। और डेवलपमेंट और ग्रोथ बगैर अमन चैन के नहीं होता है। अगर अमन चैन और भय का माहौल बन जाएगा तो कोई ग्रोथ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता हूं कि कोई विचारधारा की जीत। हाँ, उन अपनी बात इस ढंग से उन्होंने रखा कि उनको सफलता मिली है, मैंडेट मिला, भले ही देखिए मेजॉरिटी मिली है लेकिन वोट मात्र 31% मिला है। शायद इतने कम पॉपुलर वोट पर इस तरह से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का इतिहास नहीं है। आप जिस मैंडेट को कह रहे हैं, हाँ जीतना, चूंकि अपने यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट है, नियम है, तो जीत है जी। लेकिन ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि हम इसको मान लें कि विचारधारा क्या है। विचारधारा की कहीं हार होती है। विचारधारा को हम ठीक ढंग से लोगों के पास रख नहीं पाए। चलिए हम लोग मानकर चलें कि जनता परिवार एक विचारधारा के साथ इस देश में एक विकल्प के तौर पर उभर सकती है। एक संकेत आप देना चाह रहे हैं लगातार। बहुत ही संवेदनशील राजनेता, मन की बात उनके जरिए ही सुन के सुनाई दी, जिसमें आने वाले वक्त में भारतीय राजनीति में क्या कोई विकल्प इस जनता परिवार के जरिए निकलेगा। बिहार में एक नए तरीके की स्थिति आएगी। नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत स्वागत।